नमस्कार, स्वागत है आप सभी दोस्तों का वीर सर जीएस वाले के इस यूट्यूब चैनल पर। प्यारे दोस्तों, आज हम बात करेंगे 2 दिसंबर 2021 को शिफ्ट 3 में जो पेपर पूछा गया था, प्रश्न पूछा गया था, उसकी बात करेंगे। और यहाँ पे हम बात करेंगे केवल और केवल जीके जीएस के पीवाईक्यूज़ की। तो जीके जीएस का पीवाईक्यूज़ मैं आपको लगातार करवा रहा हूँ और ये जो जीके जीएस का पीवाईक्यूज़ है आपको रोज़ शाम को 9:30 बजे मैं लाइव क्लास लेता हूँ। कब लेता हूँ जी? तो 9:30 बजे मैं लाइव क्लास लेता हूँ। तो आप लोग जो है कि 9:30 बजे लाइव जुड़ करके क्लास का आनंद ज़रूर उठा लें। दोस्तों, पहले हम पीवाईक्यू ही करवा रहे हैं। अगर ये सवाल आपके मन में उठता है या फिर आपको पहले पीवाईक्यू क्यों करना चाहिए, ये सवाल अगर उठता है तो मैं इसका उत्तर दे देता हूँ। क्योंकि अगर आप पीवाईक्यू करते हैं तो आपको एक रोड मैप मिल जाता है, एक आइडिया मिल जाता है कि आपको पढ़ना कैसे। क्योंकि पीवाईक्यू जब आप कर रहे होते तो आपको पता चलता है कि किन टॉपिक से कौन कौन से प्रश्न पूछे जा रहे हैं, किस विषय से ज़्यादा प्रश्न पूछा जा रहा है, किस विषय से कम प्रश्न पूछा जा रहा है। यानी हमारा जो ध्यान होता है वह चौतरफा होने लगता है और हमको ये पता चलता है कि हमारे एग्ज़ाम में जो प्रश्न बनेंगे, जो प्रश्न पूछे जा रहे हैं, वह किस विषय से ज़्यादा पूछे जा रहे हैं और कहाँ से ज़्यादा पूछे जा रहे हैं, कहाँ से कम पूछे जा रहे हैं, कौन से प्रश्न पूछे जा रहे हैं। सारे प्रश्न आपको ये भी पता चलेगा कि क्या प्रश्न रिपीट हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं। तो उस आधार पर आप अपनी तैयारी को और ज़्यादा बेहतर कर सकते हैं दोस्तों। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो आगे चूँकि मैं आपको बता दूं, मैं डेली जो है कि डेली करंट अफेयर यहाँ पे आप लोगों के लिए लेकर के आता हूँ। सुबह 5 बजे मैं इस करंट अफेयर के वीडियो को जो है कि प्रीमियम फॉर्म में अपलोड कर देता हूँ। जल्द मैं आपके सामने मिलूँगा दोस्तों। अभी आज रविवार है, तो सुबह सुबह मैंने जो है कि 8 बजे पूरा पिछले एक सप्ताह का करंट अफेयर अपलोड कर दिया है वीडियो बना के। उसमें सभी महत्वपूर्ण 50 MCQs और 50 वन लाइनर है, जिसको आप देखेंगे तो आपको बहुत ही मज़ा आएगा। वे सारे प्रश्न जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके एग्ज़ाम के दृष्टि से। तो उसके आगे जो मैंने प्रश्न इसमें लिए हैं, जीके जिसका जो पीवाईक्यू है 2 दिसंबर 2021 को जो पूछा गया था 3rd शिफ्ट में, उसके सभी पीवाईक्यूज़ और उसके बाद सभी उसके सलूशन सब कुछ हमने यहाँ पे ऐड कर रखा है और आपको मैं चल रहा हूँ बताने। तो यहाँ आपके स्क्रीन पर पहला प्रश्न है दोस्तों। पहला प्रश्न कहता है कि राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग खालिस्तान किसको एक वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत करता है? भारत के प्रधानमंत्री, भारत के राष्ट्रपति, केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री या भारत की संसद? तो इसका उत्तर हो जाएगा दोस्तों भारत की राष्ट्रपति। तो जो भारत के राष्ट्रपति होते हैं दोस्त, इनको राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग क्या करता है? एक वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत करता है। ठीक है, आइए इसके बारे में और जानते हैं। ध्यान रखिएगा, जो राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग होता है, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग, यह भारत के राष्ट्रपति को एक वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत करता है। आप सभी को पता होना चाहिए कि जो राष्ट्रीय अनुसूचित जाति का गठन है, ठीक है, ये कौन करता है? राष्ट्रपति। तो संविधान के अनुच्छेद 368 के द्वारा इसके गठन का उल्लेख किया गया है। इस आयोग का जो प्रमुख कार्य है वह अनुसूचित जातियों के संवैधानिक संरक्षण से संबंधित सभी मामलों का निरीक्षण करना और अधीक्षण करना है। यानी जो अनुसूचित जातियां हैं उनके साथ कोई अन्याय नहीं होने पाए, उसके लिए बनाया जाता है और उनके क्रियान्वयन की समीक्षा भी करना है। उल्लेखनीय है कि 2004 से अस्तित्व में आए पृथक राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग में एक अध्यक्ष, एक उपाध्यक्ष एवं 3 सदस्य होते हैं। ध्यान रखिएगा दोस्तों, ये जो अनुसूचित जाति आयोग है यह कब अस्तित्व में आया? तो 2004 में अस्तित्व में आया। ठीक है, यह क्या करता है? तो राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग में, अच्छा, ये जो राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग है इसमें एक अध्यक्ष, एक उपाध्यक्ष और 3 अन्य सदस्य भी होते हैं दोस्तों। याद रखिएगा, आपसे एक्सप्लेनेशन वाले सेक्शन से भी प्रश्न पूछे जाएंगे। जरूरी नहीं कि रिपीट करने के बहाने आपको डायरेक्ट प्रश्न पूछ दे। डायरेक्ट प्रश्न तो पूछेगा, लेकिन आपको जो अंदर एक्सप्लेनेशन मैं करवा रहा हूँ यहाँ से भी खूब प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। खालिस्तान दिया है, कह रहा है कि किसके मामले में, है ना? खालिस्तान एक कह रहा है किसके मामले में उच्चतम न्यायालय द्वारा यह माना गया था कि न्यूनतम मजदूरी का भुगतान न करना जबरन मजदूरी का एक प्रकार है। तो यह किस मामले में ऐसा मुद्दा उठा था? तो दोस्तों इसका ये जो आपका उत्तर है यह हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, यानी पीपल्स यूनियन फॉर डेमोक्रेटिक राइट बनाम भारत संघ, पीपल्स यूनियन फॉर डेमोक्रेटिक राइट्स बनाम भारत संघ। इस मामले में यह ये मामला हुआ था, यह वाद उठा था। तो सुप्रीम कोर्ट ने यह माना, सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि अगर आप किसी को न्यूनतम मजदूरी नहीं दे रहे हैं, ठीक है, और मजदूरी करा रहे हैं, मतलब कोई आपका काम कर रहा है और आप उसको न्यूनतम मजदूरी भी नहीं दे रहे, मतलब मजदूरी दे रहे हैं लेकिन जितना देना चाहिए उतना नहीं दे रहे हैं, तो यह भी ज़बरदस्ती मजदूरी का एक प्रकार माना जाएगा।
इस वाद को किस नाम से जानते हैं, तो पीपुल यूनियन फॉर डेमोक्रेटिक राइट्स बनाम भारत संघ के नाम से जानते हैं दोस्तों। आगे देखिएगा, इसका एक्सप्लेनेशन कहता है कि पीपुल्स यूनियन फॉर डेमोक्रेटिक राइट्स बनाम भारत संघ 1980 के मामले में सुप्रीम कोर्ट या उच्चतम न्यायालय ने यह माना था कि न्यूनतम मजदूरी भुगतान न करना जबरदस्ती मजदूरी का एक प्रकार है, और उच्चतम न्यायालय ने इस मामले में अनुच्छेद 23 की व्याख्या करते हुए जबरन मजदूरी को दंडनीय अपराध घोषित किया। ठीक है, और हम लोग जानते हैं कि अनुच्छेद 23 और 24 में न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 1948 के अधीन नागरिकों के मूल अधिकारों को उल्लंघन करने वाले व्यक्तियों के विरुद्ध समुचित कार्रवाई करना राज्य का संवैधानिक या सांविधिक कर्तव्य भी है। यानी अगर कोई क्या करता है, नागरिकों के मौलिक अधिकारों का हनन करता है, तो राज्य यानी कि सरकारें क्या करेंगी, उसके खिलाफ समुचित कार्रवाई भी कर सकती हैं। ठीक है, अगला प्रश्न, तीसरा प्रश्न क्या है दोस्तों, यहाँ पे देख रहे होंगे कहेंगे सर 41, 42, 43 ऐसे क्यों चल रहे हैं, क्योंकि दोस्तों जो पेपर है उसमें शुरुआत के 1 से 40 तक क्या है, हिंदी का जिक्र है, और 41 से लेकर के 80 तक आपका जीके जीएस है, तो इसीलिए 41 से शुरू हो रहा है। ठीक है, चलिए, ये प्रश्न कहता है कि निम्नलिखित में से कौन औपचारिक रूप से पेरिस समझौते से अलग हो गया है। निम्नलिखित में से कौन सा देश पेरिस समझौते से अलग हो गया है दोस्तों, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अमेरिका, यूएसए, है ना। यूएसए क्या हो गया, पेरिस समझौता से अलग हो गया है। ये पेरिस समझौता क्या है दोस्तों, आइए इसके बारे में जानते हैं। तो यह एक जलवायु समझौता था। ठीक है, देखिए यहाँ पे मेंशन किया है कि यूएसए औपचारिक रूप से पेरिस समझौते से बाहर हो गया है। ये जो पेरिस समझौता हुआ था, यह एक महत्वपूर्ण पर्यावरणीय समझौता है। क्या जी, यह इन्वायरमेंट या पर्यावरण से संबंधित एक बहुत ही महत्वपूर्ण पर्यावरणीय समझौता है, जिसे जलवायु परिवर्तन और उसके नकारात्मक प्रभावों से निपटने के लिए 2015 में दुनिया के अधिकतर देशों द्वारा अपनाया गया था। यानी पेरिस समझौता 2015 में हुआ, जिसमें दुनिया के ढेर सारे देश शामिल होते हैं और पर्यावरण समझौता करते हैं, पर्यावरण को बचाने का काम करते हैं या उसके प्रभाव से निपटने के काम करते हैं, उसका जो निगेटिव प्रभाव होगा। और इसका जो प्रमुख उद्देश्य वह कार्बन और ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन में कमी लाना है। कार्बन मतलब सी, और ग्रीन हाउस गैसों में कौन कौन आते हैं, तो मेथेन यानी CH4, CFC, HFC, है ना, ये सब N2O, ये सब किस में आते हैं, तो ये सब ग्रीन हाउस गैसों में आते हैं। ठीक है, आई बात समझ में। तो जो ग्रीन हाउस गैसें क्या करती हैं, ये हमारे वातावरण को गर्म करती हैं, यानी हमारे पर्यावरण को नुकसान पहुंचाती हैं। तो यहाँ पे यही लक्ष्य रखा गया कि हम इनके उत्सर्जन को क्या करेंगे, कम करेंगे। ठीक है, और भारत इसका सदस्य कब बना, तो उल्लेखनीय है कि भारत अप्रैल 2016 में, है ना, इसका जो उत्तर होता है 2 अप्रैल होता है। ठीक है, 2 अप्रैल 2016 में औपचारिक रूप से पेरिस समझौते पर भारत ने भी हस्ताक्षर किया। यानी भारत ने भी कहा भाई हम भी क्या करेंगे, पर्यावरण को संरक्षित करने में अपना पूरा योगदान देंगे। अगला प्रश्न है तीसरा, कहता है राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम 1980 के तहत प्रदान करता है कि, प्रश्न अगला, ठीक है, राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम 1980 के तहत प्रदान करता है कि निरुद्ध किए गए किसी व्यक्ति को, निरुद्ध मतलब निरोध में लिए गए किसी व्यक्ति या जिसको हाउस अरेस्ट किया जाता है। ठीक है, हाउस अरेस्ट किए गए किसी व्यक्ति को एक राज्य से दूसरे राज्य में हटाने के लिए दूसरे राज्य की सरकार की सहमति के बिना राज्य सरकार कोई आदेश नहीं दे सकता, है ना, न तो कोई आदेश दिया जाए। जिससे मैं मान लेता हूँ कि निरुद्ध का मतलब होता है हाउस अरेस्ट, किसी व्यक्ति को उसी के घर में कैद कर देना, क्या किया जाता है, उसको निरोध कहना, मतलब निरोध कहा जाता है, या फिर कहें कि हाउस अरेस्ट कहा जाता है, या इश्यू कहा जाता है, मतलब हिंदी में क्या कहते हैं इसको, नज़रबंद, है ना, हिंदी में कहते हैं नज़रबंद। तो अगर किसी व्यक्ति को या किसी व्यक्ति से राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा है, तो उसको जो है कि अपराध करने से पहले या फिर उसको बोलने से पहले क्या किया जाता है, उसको नज़रबंद कर दिया जाता है उसी के घर में। लेकिन अगर उसको उस राज्य से, उसके घर से किसी दूसरे राज्य में लेके जाना है, तो दूसरे राज्य की सहमति लिया जाएगा। ठीक है, जब तक दूसरे राज्य की सहमति नहीं होगी तब तक जिस राज्य में वह है उस राज्य की सरकार कोई आदेश नहीं देगा। इसका उल्लेख किस धारा में है, यही आपसे पूछ रहा था दोस्तों। तो इसका उल्लेख जो है वह है आपका धारा 5 में। किस में है, धारा 5 में है। ठीक है, चलिए, सब कुछ तो मैंने एक्सप्लेन कर दिया, तो यहाँ पर कुछ भी एक्सप्लेन करने की कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी मैं आपको पढ़ के सुना देता हूँ। ठीक है, राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम 1980 की धारा 5 के तहत यह उपबंध किया गया है कि निरुद्ध किए गए यानी हाउस अरेस्ट किए गए किसी व्यक्ति को एक राज्य से दूसरे राज्य में हटाने के लिए उस राज्य की सरकार की सहमति के बिना राज्य सरकार द्वारा कोई भी आदेश नहीं दिया जाएगा। और राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम 1980 एक निवारक विरोध कानून है। इसके तहत भविष्य में किसी व्यक्ति को अपराध करने या अभियोजन से बचने से रोकने के लिए हिरासत में लिया जाना शामिल है। आप जानते हैं मैंने इसको आपको अनुच्छेद 22 के तहत पढ़ाया था, जब मौलिक अधिकार आप पढ़ रहे थे तब, जहाँ पे आर्टिकल 22 कहता है ना, गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण। ठीक है,
ज्ञातव्य है कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 22 का 3, मैंने बताया, देखिए अनुच्छेद 22 का 3 जो ख है वह राज्य की सुरक्षा और सार्वजनिक संपत्ति की स्थापना हेतु व्यक्तिगत स्वतंत्रता पर निवारक निरोध और प्रतिबंध की अनुमति लेता है, ठीक है, या प्रतिबंध आप पर लगा सकता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, क्या कहता है, अगला प्रश्न हमारा कहता है पुनर्वास और पुनर्स्थापन समिति के संयोजक कौन होते हैं? तो पुनर्वास और पुनर्स्थापन के लिए प्रशासक होते हैं, या जिला योजना समिति के अध्यक्ष होते हैं, या अपेक्षक निकाय के प्रतिनिधि, या परियोजना की भूमि अधिग्रहण अधिकारी होते हैं। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर होता है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, पुनर्वास और पुनर्स्थापन के लिए क्या होते हैं? प्रशासक होते हैं। यानी पुनर्वास और पुनर्स्थापन समिति के जो संयोजक होते हैं वह कौन होते हैं? वह इसके प्रशासक होते हैं दोस्तों, ठीक है। आगे बात करते हैं, देखिए इसके बारे में थोड़ा सा जानकारी और हासिल कर लीजिए। पुनर्वास और पुनर्स्थापन समिति के संयोजक पुनर्वास और पुनर्स्थापन के लिए प्रशासक होते हैं। भूमि अधिग्रहण, पुनर्वास और पुनर्स्थापना अधिनियम भारत सरकार द्वारा वर्ष 2013 में पारित किया गया था। अगर आपसे पूछे भूमि अधिग्रहण या पुनर्वास और पुनर्स्थापना अधिनियम भारत सरकार ने कब पारित किया? 2013 में। इसे भूमि अधिग्रहण अधिनियम 1894 के स्थान पर लाया गया था। ध्यातव्य है कि भारत सरकार ने वर्ष 2015 में इस अधिनियम में संशोधन किया और प्रभावी बनाने का भी प्रयास किया है, ठीक है। अगला प्रश्न क्या कहता है दोस्तों हमारा 46। अगला प्रश्न कहता है कि निम्नलिखित में से किस सोशल नेटवर्किंग ऐप ने लाइव रूम सुविधा फीचर आरंभ किया है? सिग्नल ने, फेसबुक ने, ट्विटर ने, या इंस्टाग्राम ने? ये आपको उत्तर करना है दोस्तों, ठीक है। तो भैया जो लाइव रूम सुविधा आरंभ किया गया है वह किया गया है इंस्टाग्राम के लिए, सॉरी किसने किया है? तो वह इंस्टाग्राम ने शुरू किया। किसने शुरू किया है? इंस्टाग्राम ने शुरू किया है ना। इंस्टाग्राम जो कि इंस्टाग्राम का मालिक कौन है? तो आप पाएंगे कि जो इंस्टाग्राम का मालिक है वो वही मालिक है जो फेसबुक का मालिक है, ठीक है। यानी सोशल नेटवर्किंग ऐप इंस्टाग्राम ने लाइव रूम सुविधा का आरंभ किया है। इंस्टाग्राम एक मोबाइल, डेस्कटॉप और इंटरनेट आधारित फ़ोटो और वीडियो साझा करने वाला एप्लीकेशन है जो उपभोक्ताओं को फ़ोटो या वीडियो को सार्वजनिक रूप से या निजी तौर पर साझा करने की अनुमति देता है। सार्वजनिक रूप से मतलब पब्लिक रूप से, निजी का मतलब वही प्राइवेट अकाउंट, ठीक है। और इंस्टाग्राम जो कि 6 अक्टूबर 2010 को लॉन्च किया गया था। कब लॉन्च किया गया था? 6 अक्टूबर 2010 को लॉन्च किया गया था, ये भी ध्यान रखना है ना। अगला प्रश्न है, कहता दशमलव संख्या 7 का बाइनरी समकक्ष क्या है? 1010 या 0110 या -0111 या 1000 है, क्या है? यानी जो बाइनरी का बड़ा गजब है, ये आपको अभी कंप्यूटर के माध्यम से भी मैं बता देता हूँ। इसमें केवल 2 वर्ड का प्रयोग किया जाता है, 0 और 1। इन्हीं 2 वर्डों के माध्यम से क्या होता है? पूरा बाइनरी वर्ड लिखा जाता है दोस्तों। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा -0111। यह 7 का बाइनरी समकक्ष है ना, 7 के बराबर है, ठीक है। चलिए इसके बारे में थोड़ा सा जानते हैं। ध्यान रखिएगा दोस्तों, जो दशमलव संख्या 7 का बाइनरी है वह है, एक सेकेंड, ये कैसे हो जाएगा? माइनस नहीं रहेगा ना, किसको मैंने बता दिया? एक सेकेंड दोस्तों, नहीं, यहाँ पे सही है, ठीक है। ये देखिएगा, ये वाला, ये माइनस नहीं होगा जी, माइनस नहीं होगा, ये आपका डी ही होगा। क्या हो जाएगा? ये आपका डी ही हो जाएगा, ठीक है। अरे यार डी ही नहीं होगा, कहाँ गया? 0 इसे माइनस, अरे यार सही है, ये जो माइनस लगा माइनस नहीं होगा। मैं भी कह रहा हूँ सर माइनस कहाँ से आ गया, बाइनरी माइनस कहाँ से आ गया, ठीक है। ये आगे माइनस जो है ये नहीं रहेगा, ये बाई मिस्टेकली लग गया, ठीक है। उत्तर सी ही होगा आपका, ठीक है, उत्तर आपका सी ही रहेगा। तो दशमलव संख्या जो है, दशमलव संख्या 7 का बाइनरी कौन है? 0111 है, ठीक है। आई बात समझ में? ठीक, आइए आगे देखते हैं। तो भैया जो दशमलव संख्या 7 का बाइनरी है वह 0111 है। बाइनरी जो है क्या होता है? तो यह कंप्यूटर जगत में प्रयोग किया जाने वाला एक सांकेतिक संख्या या फिर कहें कोड नंबर है, ठीक है। कोड पद्धति है जिसमें सिर्फ 2 अंकों 0 और 1 का ही प्रयोग किया जाता है। उल्लेखनीय है कि जो बाइनरी संख्या है इस पद्धति को 1 base 2 पद्धति के रूप में भी जाना जाता है, 1 base 2 पद्धति के रूप में भी जाना जाता है दोस्तों, ठीक है। अगला प्रश्न कहता है कि वर्तमान में भारतीय संविधान के भाग, अब देखिए यहाँ पे डबल एक्स किया है, ठीक है। यानी कि एक एक्स का मतलब होता है 10, दूसरे एक्स का मतलब हो जाएगा 10, तो 10 10 20, और उसके बाद इसका मतलब क्या होता है जी?
20 के बाद इसका मतलब क्या हो 10 और 1 क्या हो जाएगा 11 हो जाएगा। ठीक है, तो यह है भाग 21। तो कहता है वर्तमान में भारतीय संविधान के भाग 21 के तहत कितने राज्यों में विशेष प्रावधान किए गए हैं। भाग 21 के तहत कितने राज्यों में विशेष प्रावधान किए गए हैं दोस्तों। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 12 राज्यों में, यानी ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, तो इसके माध्यम से 12 राज्यों में विशेष प्रावधान किए गए हैं। अब ये प्रावधान क्या किए गए हैं तो यहाँ पे देखिए और यहाँ पे सुनिए, यहाँ पे समझिए। तो वर्तमान में भारतीय संविधान के भाग 21 के तहत 12 राज्यों में विशेष प्रावधान किए गए हैं। ये संविधान के अनुच्छेद 371 से लेकर 371 झ तक उपबंधित है। इन राज्यों का नाम है महाराष्ट्र, गुजरात, नागालैंड, असम, मणिपुर, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, सिक्किम, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, कर्नाटक और गोवा। ठीक है, ये 12 राज्य हैं जिनको क्या किया गया है, विशेष प्रावधान किया गया है। अच्छा, इसका मूल उद्देश्य क्या था भैया ऐसा प्रावधान देने का। तो इसका मूल उद्देश्य इन राज्यों के पिछड़े इलाकों में रहने वाले लोगों की आवश्यकताओं को पूरा करना तथा इन राज्यों के जनजातीय लोगों के आर्थिक और सांस्कृतिक हितों की रक्षा करना। देखिए यहाँ पे सारा खेल इन्हीं लाइन में है। ठीक है, इसी लाइन को पूरा करने के लिए, यानी जो पिछड़े इलाके में लोग रहते हैं उनकी आवश्यकता को पूरा करने के लिए और जनजातीय लोगों के आर्थिक और सांस्कृतिक हितों की रक्षा करने के लिए 12 राज्यों को भाग 21 के तहत विशेष उपबंध किया गया है, उनको विशेष अधिकार दिया गया है। अगला प्रश्न है आपकी स्क्रीन पर, कहता है आचार संहिता पहली बार केरल में कब या किस वर्ष में राज्य विधानसभा चुनाव से पहले पेश किया गया था। तो इसके पहले जो मैंने आपको 2 दिसंबर 2021 का सेकंड वाला बताया था, वहाँ पर भी इससे रिलेटेड प्रश्न पूछा गया था। इसका मतलब है कि क्वेश्चन आपसे क्या होंगे, रिपीट कर करके पूछे जाएंगे दोस्तों। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी 1960। 1960 में जब इलेक्शन हो रहा था दोस्तों, कहाँ पे, केरल में, तो वहाँ पे पहली बार जो आचार संहिता होती है उसको पेश किया गया। आचार संहिता क्या होता है, किसी भी राज्य का या केंद्र सरकार के अगर जो कार्यकाल समाप्त हो जाता है, फिर जब नया चुनाव करवाना होता है तो आचार संहिता लागू किया जाता है। अब आचार संहिता जब लागू किया जाता है तो जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं उनके जो शासन प्रशासन पर अधिकार होते पूरी तरीके से समाप्त हो जाते हैं। पुलिस निर्वाचन आयोग के अंडर हो जाती है ना, यानी सरकार के हाथ में कुछ नहीं रहता जब तक कि चुनाव पूरा नहीं हो जाता। चुनाव के माध्यम से घोषणा भी नहीं हो जाता है कि कौन सी पार्टी जीती कौन सी नहीं जीती है। ठीक है, उसके बाद दोस्तों 1962 में सभी भारत की राजनीतिक पार्टियों को ये बताया गया, अवगत कराया गया कि देखो भैया आप सभी क्या करना है, आचार संहिता का पालन करना है। फिर उसके बाद जब 1967 में लोकसभा का इलेक्शन होता है तो वहाँ पे सभी पॉलिटिकल पार्टीज़ क्या करते हैं, इसका पालन भी करते हैं दोस्तों। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए वही सारी चीज़ें जो मैंने आपको बताया, देखिए फिर से एक बार बता देते हैं। आचार संहिता पहली बार केरल में 1960 में राज्य विधानसभा चुनाव से पहले पेश किया गया था। चुनाव संबंधी वे दिशा निर्देश जिसे सभी राजनीतिक पार्टियों को मानना होता है उसको आचार संहिता कहते हैं। ठीक है, उसे आचार संहिता ही क्या करता है, निर्देशित करता है। यानी जितनी भी राजनीतिक पार्टियां हैं उनको कुछ बातों को मानना पड़ता है, दिशा निर्देश को ध्यान में रखना पड़ता है। इसका मकसद सिर्फ चुनाव प्रचार को निष्पक्ष बनाना, सत्ताधारी राजनीतिक दलों को सत्ता का गलत फायदा लेने से रोकना, मशीनरी आदि का भी चुनाव में दुरुपयोग को रोकना है। ठीक है, उल्लेखनीय कि आचार संहिता किसी अधिनियम या कानून के तहत नहीं बनी है बल्कि यह सभी राजनीतिक दलों की सहमति से बनी और विकसित हुई है। ध्यान रखिएगा, आचार संहिता किसी भी कानून के माध्यम से नहीं बना है दोस्तों। ठीक है, अगला प्रश्न है। अब जब हम बात करते हैं अगले प्रश्न की, तो अगला प्रश्न क्या करता है, अगला प्रश्न कहता है निर्यात उत्पादन के लिए रियायती शुल्क दर पर पूंजीगत वस्तुओं के आयात के लिए निम्नलिखित में से कौन सी योजना निर्माता को सुविधा प्रदान करती है। यहाँ पे यह प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है दोस्तों। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, निर्यातोन्मुख, है ना, निर्यातोन्मुख पूंजीगत वस्तु योजना, है ना। अब इसके थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन के बारे में देख लेते हैं। देखिए दोस्तों, ये इकोनॉमी से प्रश्न पूछा गया और बहुत सारे बच्चे होते हैं जिनको इकोनॉमी अच्छा नहीं लगता या जीके जीएस का बहुत सारा प्रश्न अच्छा नहीं लगता। लेकिन दोस्तों अगर कंधे पे 2 स्टार चाहिए तो हमको मेहनत करनी पड़ेगी। यही सारे प्रश्न बार बार आपसे रिपीट होंगे, है ना। तो आंसर बी क्या कहता है सुनिएगा, कहता है अच्छा ये जो आपका प्रश्न है क्या कहता है, इसका एक्सप्लेनेशन क्या कहता है, कहता है कि निर्यात उत्पादन के लिए रियायती शुल्क दर पर पूंजीगत वस्तुओं के आयात के लिए निर्यातोन्मुख पूंजीगत वस्तु योजना निर्माता को सुविधा प्रदान करती है और इस योजना को रियायती आयात शुल्क पर पूंजीगत वस्तुओं के आयात के लिए प्रारंभ किया गया है। यह नीति विदेश व्यापार नीति और अन्य योजनाओं के माध्यम से भारत के निर्यात को बढ़ावा देने के लिए संरचनात्मक अक्षमताओं को दूर करने और अन्य प्रशासनिक बाधाओं को दूर करके देश में निर्यातोन्मुख माहौल पैदा करने पर
जोर देती है। अगला प्रश्न कहता है कि उत्तर प्रदेश पंचायत राज्य नियम वर्ष में स्थापित किए गए थे, यानी यह किस वर्ष में स्थापित किया गया था, जिसमें सदस्यों, प्रधानों और उप प्रधानों का चुनाव होता है, ग्राम पंचायत का जो चुनाव होता है, इसको कब स्थापित किया गया था दोस्तों? उत्तर प्रदेश के अंदर। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी 1994 में। और यह प्रश्न भी जो है कि आपके शिफ्ट 2 में पूछा हुआ था। हालांकि शिफ्ट 2 को हम लोग क्या कर रहे हैं, शिफ्ट 3 का अध्ययन कर रहे हैं, उसका जो है कि सलूशन कर रहे हैं। ठीक है, देखिए उत्तर प्रदेश पंचायत राज्य जिसमें सदस्य, प्रधान और उप प्रधान का क्या होता है, चुनाव होता है। यह नियम वर्ष 1994 में स्थापित किए गए थे। पंचायती राज भारत में ग्रामीण स्थानीय स्वशासन की एक प्रणाली है। और आप जानते हैं ग्रामीण स्थानीय स्वशासन मतलब कि जो प्रधान का चुनाव होता है, बीडीसी का चुनाव होता है, इन सब की बात होती है। ठीक है, 73वें संविधान संशोधन द्वारा वर्ष 1992 में पंचायती राज को संवैधानिक स्थिति प्रदान किया गया और 1994 में भारत में उत्तर प्रदेश में क्या हो गया, इसको स्थापित भी कर दिया गया। देश में लगभग 2,50,000 पंचायती राज संस्थाएं और शहरी स्थानीय निकाय और 3 मिलियन से अधिक निर्वाचित स्थानीय स्वशासन प्रतिनिधि मौजूद है। कितने? 3 मिलियन से ज़्यादा भारत के अंदर कितने हैं, क्या है, तो प्रधान है, निर्वाचित स्थानीय स्वशासन है दोस्तों। ठीक है, अब केवल प्रधान उसमें नहीं आएंगे, और भी आएंगे उसमें, है ना। चलिए, जो आपका ग्राम पंचायत होता है वो त्रिस्तरीय होता है। ठीक है, चलो 52वां प्रश्न, जैसे त्रिस्तरीय मतलब ग्राम प्रधान हो गया, हाँ, आपका ब्लॉक प्रमुख हो गया, जिला पंचायत सदस्य हो गया, ये सारे क्या होते हैं, उसमें आते हैं। क्वेश्चन नंबर 52वां कहता है कि निम्नलिखित में से किस विवाद में भारत के सर्वोच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकार मूल और अनन्य है? किस विवाद में ये बातें कही गई थी दोस्तों? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, भारत सरकार और एक या अधिक राज्यों के बीच कोई विवाद। ठीक है, अगर भारत सरकार एक तरफ है और दूसरी तरफ एक या एक से अधिक राज्य आपस में है और उनके बीच में कोई विवाद है ना, इनके और इनके बीच में अगर कोई विवाद है तो यह सुप्रीम कोर्ट के प्राथमिक या प्रारंभिक क्षेत्राधिकार में आता है, यानी सुप्रीम कोर्ट इसकी डायरेक्ट सुनवाई कर सकता है। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट का जो प्रारंभिक क्षेत्राधिकार उसमें केवल और केवल ऐसे 4 विषय आते हैं, उसमें आपका मौलिक अधिकार भी शामिल है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। आगे मैंने मेंशन किया है कि संविधान के अनुच्छेद 131 में उच्चतम न्यायालय की आरंभिक अधिकारता यानी प्रारंभिक क्षेत्राधिकार का वर्णन किया गया है, जिसके अनुसार निम्नलिखित मामलों में उच्चतम न्यायालय को आरंभिक अधिकारता प्राप्त है। पहला, भारत सरकार एक तरफ और दूसरी तरफ एक या एक से अधिक राज्य जिनके बीच विवाद हो, यानी भारत सरकार के बीच और एक या एक से अधिक राज्यों के बीच में क्या विवाद चल रहा है। ठीक है, एक ओर भारत सरकार हो और दूसरी ओर किसी राज्य या राज्यों और दूसरी ओर एक अधिक अन्य राज्यों की मध्य विवाद हो। इसका मतलब यह है कि जैसे मैं मान लेता हूँ केंद्र में भारत सरकार है या बीजेपी की सरकार है, उत्तर प्रदेश में बीजेपी की सरकार है, तो मैं मान लेता हूँ कि भारत सरकार और उसके साथ एक राज्य सरकार, एक या एक से अधिक भी राज्य सरकार हो सकती है, और दूसरी तरफ भी क्या हो सकती है, एक या एक से अधिक राज्य हो सकती है। अगर इनके बीच आपस में विवाद है तो ऐसे मामले को भी कौन देखेगा, सुप्रीम कोर्ट देखेगा। कह रहा है कि चलो भारत सरकार को हटाओ, अगर 2 या 2 से अधिक राज्यों के मध्य अगर आपस में विवाद है तो भी यह सुप्रीम कोर्ट की आरंभिक क्षेत्राधिकार में आता है। और जो चौथा है दोस्तों वह मौलिक अधिकार से रिलेटेड, अभी मैंने बताया कि जो आपके फंडामेंटल ड्यूटीज़ होते हैं ना, जो आपके एफडी होते हैं, फंडामेंटल ड्यूटीज़ यानी मौलिक कर्तव्य होते हैं, वह भी क्या होता है, सुप्रीम कोर्ट के प्रारंभिक क्षेत्राधिकार में आता है और इसका उल्लेख अनुच्छेद 131 में किया गया। बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, है ना। अगर आप पढ़ते हैं, जानते हैं तो बहुत अच्छे से आपको ये चीज़ें सारी समझ में आ रही होंगी। अगला प्रश्न कहता है निम्नलिखित में से किन वाहनों को BS6 और BS4 अनुपालन से छूट प्राप्त है? किन वाहनों को BS6 और BS4 अनुपालन से छूट प्राप्त है दोस्तों? इसका उत्तर क्या हो जाएगा? तो इसका उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, रक्षा। ठीक है, जो रक्षा वाहन है, जो सिक्योरिटी वाले वाहन या कहें कि जो डिफेंस वाहन है, उनको BS6 और BS4 वाले अनुपालन से छूट दिया गया है। वे चाहे जैसे हो सकते हैं अपनी सुविधा के अनुसार। लेकिन अन्य जो गाड़ियाँ चलती हैं, जैसे आप लोग गाड़ी लेने जाते हैं तो कहते सर हमको, अब तो नई नई जो गाड़ियाँ वो BS6 वाली आने लग गई हैं, इसके पहले जो गाड़ियाँ होती थी वो BS4 की होती थी। ठीक है, इन दोनों में क्या डिफरेंस मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, रक्षा वाहनों को BS6 और BS4 वाहनों या BS4 मानकों के अनुपालन से छूट प्राप्त है। BS का अर्थ होता है भारत स्टेज और इसका संबंध वाहनों के उत्सर्जन मानकों से है। BS4 जो होता है वह जो BS4 इंजन होता है वह जिन गाड़ियों में भी होता है उनके ईंधन में सल्फर की मात्रा अधिक होती है, जिसके कारण नाइट्रोजन ऑक्साइड का उत्सर्जन भी अधिक होता है और यह धुआं वायु प्रदूषक का मुख्य कारण माना जाता है। जबकि BS6 वाहनों में
कंपनी द्वारा एडवांस एमिशन कंट्रोल सिस्टम लगाया गया है और यह डीजल वाहनों में 70% और पेट्रोल वाहनों में 25% तक नाइट्रोजन ऑक्साइड के उत्सर्जन को कम कर देता है। कौन सा इंजन? तो BS6। और वर्तमान की जितनी भी गाड़ियां आ रही हैं BS6 ही आ रही हैं ताकि प्रदूषण को कम किया जा सके और धुआं से बचा जा सके। ठीक है, अगला प्रश्न है, स्वस्थ शहर शब्द निम्नलिखित में से कौन से संगठन से संबंधित है? अब भाई स्वस्थ शहर की बात आ रही है तो सीधे सीधे हम चले जाएंगे। स्वच्छता या स्वस्थ रहना बहुत ज़रूरी है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी विश्व स्वास्थ्य संगठन। क्या हो जाएगा दोस्तों? ये हो जाएगा इसका उत्तर विश्व स्वास्थ्य संगठन, यानी 24 का ये उत्तर हो जाएगा। ठीक है, सॉरी 54 का जो है कि आपका उत्तर ए हो जाएगा। इसके बारे में और अगर आप अधिक जानकारी लेना चाहते हो तो सुनिएगा। कहता है कि स्वास्थ्य शहर शब्द विश्व स्वास्थ्य संगठन से संबंधित है। स्वास्थ्य शहर एक शब्द है जिसका इस्तेमाल सार्वजनिक स्वास्थ्य और शहरी डिजाइन में मानव स्वास्थ्य पर प्रभाव और समस्याओं पर जोर देने के लिए किया जाता है। WHO के अनुसार वे शहर स्वस्थ शहर कहे जाएंगे जो लगातार भौतिक और सामाजिक वातावरणों का निर्माण और सुधार कर रहे हैं और साथ ही उन सामुदायिक संस्थानों का विस्तार कर रहे हैं जो लोगों के जीवन के सभी कार्यों को करने और उनकी अधिकतम क्षमता को विकास करने में एक दूसरे का समर्थन करते रहते हैं दोस्तों। ठीक है, आगे बात करते हैं। आगे बात करेंगे तो आगे बात आती है 55वें प्रश्न की। 55वां प्रश्न कहता है कि निम्नलिखित में से वह कौन सा मराठी समाचार पत्र है जिसे बाल गंगाधर तिलक द्वारा क्या किया जाता था? संपादित किया जाता था। तो इनके द्वारा दो पत्र थे, एक जो कि उसमें से एक मराठी था, उसका नाम है केसरी। उसका नाम क्या है? उसका नाम है केसरी दोस्तों। तो जो केसरी है ना, ये जो आपका केसरी है इसके बारे में आइए आपको बता देते हैं। जो केसरी होता है यह वर्ष 1881 में बाल गंगाधर तिलक द्वारा प्रकाशित किया जाता था और इसको मराठी भाषा में किया गया था। ठीक है, और इसका उपयोग तत्कालीन भारतीय समाज में नेशनैलिटी यानी राष्ट्रवाद और स्वतंत्रता के प्रति जागरूक करने और एकता का संचार करने में किया जाता था दोस्तों। और हम लोग जानते हैं कि जो बाल गंगाधर तिलक है ये एक भारतीय राष्ट्रवादी, शिक्षक, समाज सुधारक और स्वतंत्रता संग्राम सेनानी भी थे। इनका जो प्रसिद्ध वाक्य है वह है स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और मैं इसको लेकर के रहूँगा। इनका यह नारा है और इससे भी प्रश्न आप लोगों से पूछे जाते रहे हैं। ठीक है, आगे बात करेंगे अगले प्रश्न की। 56वां प्रश्न है। 56वां प्रश्न है कि अंतर्राष्ट्रीय और गठबंधन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का, और नहीं रहेगा सौर रहेगा। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? बंगलोर, गुरुग्राम, चेन्नई या नई दिल्ली? जब इसकी बात करते हैं दोस्तों तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, गुरुग्राम। ठीक है, गुरुग्राम नहीं रहेगा, गुरुग्राम रहेगा। ठीक है, यहाँ पे गुरुग्राम होगा, गुरुग्राम रहेगा। आइए इसके बारे में और भी जानकारियों को देखते हैं और सीखते हैं। तो जब हम और चीज़ों को देखते हैं तो अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का जो मुख्यालय वो गुरुग्राम हरियाणा में स्थित है और गुरुग्राम आप जानते हैं हरियाणा में है। और अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन भारत के प्रधानमंत्री और फ्रांस के राष्ट्रपति द्वारा 30 नवंबर 2015 को फ्रांस की राजधानी पेरिस में आयोजित COP21 के दौरान प्रारंभ किया गया था। COP21 क्या है? कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज कहते हैं दोस्तों इसको। आप लोग जानते हैं एक पर्यावरणीय सम्मेलन होता है जिसको हम लोग कहते हैं, अच्छा ये जो पर्यावरणीय सम्मेलन है UNFCCC, इसको कहते हैं यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज कहते हैं। तो उसके तहत एक सम्मेलन होता है आपका हर साल जिसको हम कोप सम्मेलन कहते हैं। तो जब कोप सम्मेलन 2015 में हो रहा था तो वह 21वां था। कौन सा था जी? 21वां था। ठीक है, और इसका जो प्रमुख उद्देश्य है वह सदस्य देशों में सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए प्रमुख चुनौतियों का साथ मिलकर के समाधान करना है। अगला प्रश्न है दोस्तों आपके स्क्रीन पर कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में न्याय की अवधारणा से क्या तात्पर्य, या फिर न्याय की अवधारणा किस क्रांति से लिया गया है? तो भैया यह लिया गया रूसी क्रांति से। कहाँ से लिया गया है? जो भारतीय संविधान की प्रस्तावना में न्याय की अवधारणा है वह कहाँ से लिया गया है? वह रूसी क्रांति से लिया गया है दोस्तों। तो भारतीय संविधान की प्रस्तावना में न्याय की अवधारणा रूसी क्रांति से लिया गया। उल्लेखनीय है कि न्यायिक पुनर्विलोकन, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, उच्चतम व उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों को हटाने की विधि संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिया गया है। और रूस की क्रांति जो है कि कब हुआ था? बोल्शेविक, जिसको क्रांति भी कहते हैं, तो बोल्शेविक दल के रूसी नेता व्लादिमीर लेनिन के नेतृत्व में वर्ष 1917 में हुआ था। कब हुआ था जी? 1917 में, है ना, रूसी क्रांति, रशियन रिवॉल्यूशन। अगला प्रश्न है, कहता है आयकर अधिनियम 1961 किस प्रावधानों के तहत छूट और राहत प्रदान करता है? क्वेश्चन नंबर 58 है दोस्तों। क्या क्वेश्चन नंबर 58 है? तो 58 का जो उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अध्याय
अध्याय 8 के प्रावधानों के अंतर्गत छूट और राहत प्रदान करता है। और इसके बारे में जाने तो आयकर विभाग या आयकर अधिनियम 1961 अध्याय 7 के प्रावधानों के तहत क्या करता है, छूट और राहत प्रदान करता है। आयकर अधिनियम 1961 भारत में आयकर निर्धारण का प्रमुख कानून है, जो संसद वित्त अधिनियमों द्वारा इसे संवर्धन और विलोपन कर सकती है। यानी कि इसका विलोपन और संवर्धन का मतलब होता है इसको उठा सकती है, इसको प्रमोट कर सकती है, और इसको चाहे तो विलोपन यानी इसकी समाप्ति भी कर सकती है। कौन कर सकता है, तो वह संसद कर सकती है। ठीक है, ज्ञातव्य है कि आयकर आय पर लगने वाला जो आयकर होता है, इनकम टैक्स होता है, वह आपकी इनकम पर लगने वाला एक वार्षिक कर होता है, और यह प्रत्येक वर्ष में करदाता द्वारा वर्ष भर में कमाई की गई कर योग्य आय पर निर्धारित दरों पर केंद्रीय सरकारों द्वारा लगाया जाता है। यानी साल भर में आप जो कमाते हैं उस पर जो है कि टैक्स लगाया जाता है दोस्तों, उसी की बात यहाँ पे हो रही है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा संगठन वर्ल्ड पॉपुलेशन प्रॉस्पेक्ट्स जारी करता है। निम्नलिखित में से कौन सा संगठन वर्ल्ड पॉपुलेशन प्रॉस्पेक्ट जारी करता है। यहाँ पे 4 ऑप्शन है दोस्तों, इनमें से आपको क्या करना है, उत्तर करना है। ठीक है, तो भैया इसका उत्तर क्या हो जाएगा, 4 ऑप्शन, न्यू डेवलपमेंट बैंक या संयुक्त राष्ट्र या विश्व बैंक या संयुक्त राष्ट्र के राष्ट्र मंडल। तो दोस्तों इसका उत्तर हो जाएगा आपका संयुक्त राष्ट्र यानी यूनाइटेड नेशन हो जाएगा। ठीक है, तो इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं, व्याख्या देख लेते हैं। तो संयुक्त राष्ट्र संगठन क्या करता है, वर्ल्ड पॉपुलेशन प्रॉस्पेक्ट जारी करता है। इसका उद्देश्य विश्व जनसंख्या संभावनाओं का आकलन करना और उसके अनुसार जनहित में कुछ सुझाव जारी करना होता है। ये जो यूनाइटेड नेशन है, यूएन है, यह 24 अक्टूबर 1945 को स्थापित किया गया था। यह एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जिसमें वर्तमान में 193 सदस्य हैं। शुरुआत में जब इसका गठन किया गया था तो इसमें 51 सदस्य ही शामिल थे। अगला प्रश्न कहता है, निम्नलिखित में से किस जीवाणु के कारण पेप्टिक अल्सर यानी जठर व्रण होता है। यह एक रोग का नाम है दोस्तों। तो यह किसकी वजह से होता है, तो यह होता है हेलिकोबैक्टर पाइलोरी की वजह से। किसकी वजह से होता है जी, तो यह होता है हेलिकोबैक्टर पाइलोरी की वजह से। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी सही हो जाएगा ना। चलिए आगे ध्यान दीजिएगा, इसके एक्सप्लेनेशन में बात करते हैं। थोड़ा मैं तेज़ी के साथ चल रहा हूँ, तेज़ी के साथ चलेंगे तभी जो है कि कम समय में हम लोग ज़्यादा कर पाएंगे ना। तो हेलिकोबैक्टर पाइलोरी के कारण क्या होता है, पेप्टिक अल्सर होता है। अब यह होता क्या है, पेप्टिक अल्सर होता क्या है, एक प्रकार का रोग है, एक प्रकार का घाव है। तो पेप्टिक अल्सर खुले घाव होते हैं जो पेट की अंदरूनी परत और छोटी आंत के ऊपरी हिस्से पर विकसित होते हैं। इसका साधारण लक्षण लगातार पेट में दर्द और जलन होना है। इसका लक्षण क्या होता है जी, अगर आपके पेट में लगातार दर्द और जलन हो रहा है, इसका मतलब आपको पेप्टिक अल्सर हुआ है। अम्ल तथा पेट द्वारा बनाए गए अन्य रस, जो अम्ल होता है और पेट द्वारा बनाए गए अन्य रस पाचन पथ के अस्तर या अंदरूनी परत को जला करके अल्सर होने में योगदान करते हैं। और यह तब घटित होता है जब शरीर में बहुत अधिक अम्ल बनता है या पाचन पथ का स्तर किसी वजह से क्षतिग्रस्त हो जाता है। यानी कि अगर आपका पाचन सही नहीं है तो ये पेप्टिक अल्सर आपको हो सकता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, कहता सरित जीवी यानी कि लोटिक पारिस्थितिकी तंत्र का एक उदाहरण है जो निम्नलिखित में से कौन सा है। तो सरित जीवी पारिस्थितिकी तंत्र का उदाहरण है वह कौन सा है, नदी है या घास का मैदान है, तालाब है या झील है दोस्तों, इसका उत्तर करना है। तो सरित जीवी जो है वह एक प्रकार का नदी है। ठीक है, और यह पारिस्थितिकी तंत्र का एक उदाहरण है। देखिए पारिस्थितिकी तंत्र में नदी, पहाड़, पर्वत, घास के मैदान, तालाब, झील, ये सारी चीज़ों को शामिल किया जाता है दोस्तों। तो जो व्याख्या है, कहता है नदी जो है वह सरित जीवी यानी कि लोटिक पारिस्थितिकी या पारिस्थितिकी की तंत्र का एक उदाहरण है। सामान्य रूप से जीवमंडल के सभी घटकों के समूह जो पारस्परिक क्रिया में सम्मिलित होते हैं इनको पारिस्थितिकी तंत्र कहा जाता है। और यह पारितंत्र प्रकृति की क्रियात्मक इकाई हैं जिसमें इसके जैविक घटक और तथा अजैविक घटकों के बीच होने वाली जटिल क्रियाएं भी सम्मिलित होती हैं। ध्यातव्य है कि जो पारिस्थितिकी है जिसको इकोलॉजी कहते हैं, इसका सबसे पहले प्रयोग अर्नेस्ट हैकल ने वर्ष 1869 में किया था। ठीक है, अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 62। क्वेश्चन नंबर 62 क्या कहता है दोस्तों, ये कहता है लोकसभा के बैठक के गठन के लिए गणपूर्ति यानी कोरम कितनी होनी चाहिए। तो दोस्तों इसका जो है कि कोरम कितना होना चाहिए, यानी कि इसका जो बैठक होता है, इसका सेशन होता है, कब शुरू होगा,
है ना। कोरम मतलब कितने लोग उपस्थित होने चाहिए कि इसका गढ़पूर्ति हो जाए, इसका सेशन शुरू कर दिया जाए। तो सदन के सदस्यों की कुल संख्या का 10वां भाग। तो भैया जो लोकसभा है उसमें टोटल सदस्य कितने हैं अभी वर्तमान में, तो 550 हैं। तो 550 का जब आप 10वां भाग निकालेंगे, ठीक है, तो आप इसको काट देंगे 0 से, आपको बच जाएगा 55। यानी अगर लोकसभा के अंदर 55 सदस्य नहीं होते हैं तो लोकसभा की बैठक नहीं होगी, लोकसभा का सेशन नहीं चलेगा दोस्तों। यही बात सीधी सी बात कहती है आपसे, ठीक है। अगला प्रश्न है आपका, कहता है किसी मजिस्ट्रेट या पुलिस अधिकारी द्वारा खालिस्तान सहायता करने के लिए किसी व्यक्ति से यथोचित रूप से मांग करने पर प्रत्येक व्यक्ति उन्हें सहायता करने के लिए बाध्य हो जाता है, ठीक है, बाध्य हो जाता है दोस्तों। तो इसी का उत्तर क्या करना है आपको करना है, ये क्वेश्चन नंबर 63 है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, शांति भंग करने की रोकथाम। देखो भाई, चाहे मजिस्ट्रेट हो चाहे पुलिस अधिकारी है, वह आपसे शांति जो भंग करते हैं आप लोग या धरना प्रदर्शन करते हैं उसके द्वारा मांग किया जाता है इनके पुलिस अधिकारियों द्वारा या फिर मजिस्ट्रेट के द्वारा कि भैया शांति भंग मत करिए, सही से रहिए। तो इसमें क्या कर सकते हैं, इसमें व्यक्ति क्या करते हैं, पुलिस की सहायता या फिर कहीं मजिस्ट्रेट की सहायता करते भी हैं, ठीक है। उनकी बात माननी भी चाहिए जब ऐसे सिचुएशंस उत्पन्न होते हैं तब। तो दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 37 में प्रावधान किया गया है कि प्रत्येक व्यक्ति मजिस्ट्रेट या पुलिस अधिकारी द्वारा शांति भंग की रोकथाम हेतु सहायता मांगे जाने पर उन्हें सहायता देने हेतु बाध्य है। उनको सहायता किया जाएगा, उनकी बात को माना जाएगा। नहीं मानेंगे तो भैया वही लाठी खाएंगे, क्या करेंगे, है ना। अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद केंद्र पर यह सुनिश्चित करने के लिए एक कर्तव्य निर्धारित करता है कि प्रत्येक राज्य की सरकार संविधान के प्रावधानों के तहत ही चलती है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 355, आर्टिकल 355, ठीक है। इसका एक्सप्लेनेशन समझते हैं। कहता भारतीय संविधान का अनुच्छेद 355 केंद्र पर यह सुनिश्चित करने के लिए एक कर्तव्य निर्धारित करता है कि प्रत्येक राज्य की सरकार संविधान के प्रावधानों के तहत ही चलती है। अनुच्छेद 123 में संसद के विश्रांति काल में अध्यादेश प्रख्यापित करने की राष्ट्रपति की जो शक्ति है। अनुच्छेद 174 में राज्य, देखिए आप जानते हैं अनुच्छेद 123 में क्या है, राष्ट्रपति के अध्यादेश जारी करने की शक्ति है। अनुच्छेद 174 में क्या है, राज्य विधानमंडल के सत्रावसान और विघटन का उल्लेख है। अनुच्छेद 272 में यह बात कहा गया है कि कर जो संघ द्वारा उद्गृहित और संग्रहित किए जाते हैं तथा जो संघ और राज्यों के बीच विस्तारित किए जा सकेंगे उसका वर्णन किया गया। यहाँ पे अन्य आर्टिकल्स का भी उल्लेख किया गया है और 355 के बारे में भी मैंने आपको बता दिया। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 65। ये कहता है 65 क्या कहता है जी, 65 कहता है कि वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत राष्ट्रीय वन्य जीव बोर्ड के अध्यक्ष कौन होते हैं। बहुत शानदार प्रश्न आपसे पूछा है। तो इसका उत्तर होता है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, यानी कि भारत के प्रधानमंत्री। अब दोस्तों जो भारत के प्रधानमंत्री वो क्या होते हैं, भारत के प्रधानमंत्री होते हैं वे क्या होते हैं, वे वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत राष्ट्रीय वन्य जीव बोर्ड के अध्यक्ष होते हैं। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 पौधों और जानवरों की प्रजातियों के संरक्षण हेतु अधिनियमित किया गया था। इस कानून से पहले भारत में केवल 5 नामित राष्ट्रीय उद्यान थे, लेकिन वर्तमान में जो राष्ट्रीय उद्यानों की संख्या है वह कितना हो गया है, वह 101 हो गया है। ध्यातव्य कि इस अधिनियम में कुल 6 अनुसूचियां भी शामिल हैं। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 66, खाली स्थान दिया और पूछ रहा है कि वह कानून बताइए जिसे सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 द्वारा निरस्त कर दिया गया था। तो भैया आप जानते हैं सूचना का अधिकार जो है वह आप किसी भी सरकारी कामकाज का डाटा निकाल सकते हैं दोस्तों, यह आपको अधिकार दे दिया गया है। तो भैया जो ऑप्शन नंबर सी है सूचना की स्वतंत्रता अधिनियम 2002, इसको क्या कर दिया गया था, निरस्त कर दिया गया था। इसको कब निरस्त किया गया, 2005 में, क्योंकि 2005 में आ जाता आरटीआई और उससे ऊपर कुछ नहीं था, तो इसको क्या कर दिया गया, निरस्त कर दिया गया था। तो देखिएगा यहाँ पे कहता है कि सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 31 के तहत सूचना की जो स्वतंत्रता अधिनियम 2002 था उसको निरस्त कर दिया गया, ठीक है। अब अगला, अच्छा आरटीआई के बारे में मैंने आपको बताया था कि आरटीआई के माध्यम से आप कोई भी जानकारी, सरकार के किसी भी काम की जानकारी, किसी भी योजना की जानकारी आप प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। इसका फुल फॉर्म होता है राइट टू इन्फॉर्मेशन। 67 क्वेश्चन कहता है कि वह शक्ति जिसके द्वारा सर्वोच्च न्यायालय किसी भी व्यक्ति द्वारा संबोधित किसी भी पत्र को रिट में परिवर्तित कर सकता है और मामले की सुनवाई कर सकता है, उसको क्या कहा जाता है। पत्रात्मक अधिकार क्षेत्र, अपीलीय अधिकार क्षेत्र, सलाहकार अधिकार क्षेत्र या मूल अधिकार क्षेत्र। तो भैया यहाँ पे 3 के तीनों क्या हो जाएंगे, गलत हो जाएंगे। इसका सही उत्तर हो जाएगा पत्रात्मक अधिकार क्षेत्र। क्या हो जाएगा जी, पत्रात्मक अधिकार
क्षेत्र हो जाएगा, जिसके माध्यम से किसी भी रिट को या फिर जो पत्र होगा उस पत्र को सर्वोच्च न्यायालय रिट में परिवर्तित कर सकता है। यानी वह शक्ति जिसके सर्वोच्च न्यायालय या जिसके द्वारा सर्वोच्च न्यायालय किसी भी व्यक्ति द्वारा संबोधित किसी भी पत्र को रिट में परिवर्तित कर सकता है और मामले की सुनवाई कर सकता है, उसे पत्रात्मक अधिकार क्षेत्र कहा जाता है। जबकि अनुच्छेद 131 सर्वोच्च न्यायालय के मौलिक अधिकार क्षेत्र, 132, 133, 134 और 136 अपीलीय अधिकार क्षेत्र और 143 जो है कि सलाहकारी अधिकार क्षेत्र का उपबंध करता है। क्वेश्चन नंबर 68 68वां कहता है भूमि के अभिग्रहण और अधिग्रहण के कानून पर भारत के विधि आयोग की रिपोर्ट है ना, विधि आयोग की रिपोर्ट इसकी कौन सी रिपोर्ट थी? 6वीं, दूसरी, 10वीं या 49वीं? यह प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है दोस्तों, तो इसका उत्तर हो जाएगा 10वां। ठीक है, तो भूमि के अभिग्रहण और अधिग्रहण के कानून पर भारत के जो विधि आयोग ने रिपोर्ट प्रस्तुत किया था हाल में, और कौन सा था? तो वह 10वां था। ठीक है, अगला प्रश्न कहता है, अच्छा कंप्यूटर से भी प्रश्न पूछा जा रहा है। कहता है एक कंप्यूटर के सामान्य संचालन को हड़पने के लिए किसी भी तरह से डिजाइन किए गए कंप्यूटर निर्देशों का कोई भी सेट सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 की धारा 43 के तहत खालिस्तान यानी किसके रूप में परिभाषित किया गया है? जब आप इसकी बात करते हैं दोस्तों, तो इसका उत्तर हो जाता है आपका सी, एक कंप्यूटर संदूषक के रूप में या एक कंप्यूटर संदूषक के रूप में परिभाषित किया गया है ना। अगला प्रश्न, अच्छा इसका एक्सप्लेनेशन भी देख लीजिएगा। एक्सप्लेनेशन क्या कहता है? कहता है कंप्यूटर के सामान्य संचालन को हड़पने के लिए किसी भी तरह से डिजाइन किए गए कंप्यूटर निर्देशों का कोई भी सेट सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 की धारा 43 के तहत कंप्यूटर संदूषक के रूप में परिभाषित किया गया है। सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 को इलेक्ट्रॉनिक लेन देन को प्रोत्साहित करने, ई कॉमर्स और ई ट्रांजैक्शन हेतु कानूनी मान्यता प्रदान करने, ई शासन को बढ़ावा देने, कंप्यूटर आधारित अपराधों को रोकने के लिए 17 अक्टूबर 2000 को लागू किया गया था दोस्तों। ठीक है, अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 70 यानी क्वेश्चन नंबर 70। क्वेश्चन नंबर 70 क्या कहता है? ये कहता है कि भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद मौलिक अधिकारों पर राष्ट्रीय आपातकाल के प्रभाव का वर्णन करता है? राष्ट्रीय आपातकाल का प्रावधान की बात कर रहा है दोस्तों। ध्यान रखिएगा, आपातकाल 3 प्रकार के होते हैं, नेशनल इमरजेंसी यानी राष्ट्रीय आपातकाल, राष्ट्रपति शासन और वित्तीय आपातकाल। तो इसी का आपसे प्रश्न पूछ रहा है कि वह कौन सा है ना, हाँ भारतीय संविधान के अच्छा कौन से अनुच्छेद के द्वारा उसको उल्लिखित किया गया है? तो यहाँ पे आपका हो जाएगा क्या था जी, ये आपका भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद मौलिक अधिकारों पर मौलिक अधिकारों पर राष्ट्रीय आपातकाल के प्रभाव का वर्णन करता है? तो भैया जब आप राष्ट्रीय आपातकाल की बात नहीं कर रहा, केवल राष्ट्रीय आपातकाल के प्रभाव की बात कर रहा है, तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी? तो जो राष्ट्रीय आपातकाल का प्रभाव है वह अनुच्छेद 358 और 59 के तहत देखा जाता है। ठीक है, जबकि राष्ट्रीय आपातकाल का जो प्रावधान है अनुच्छेद 352 में ही है। 352 कहता है कि इसमें राष्ट्रीय आपातकाल का उल्लेख है, 356 कहता है कि भैया इसमें राष्ट्रपति शासन का उल्लेख है, और 360 कहता है कि भैया इसमें वित्तीय आपातकाल का उल्लेख है। लेकिन 352 जो अनुच्छेद है इसके माध्यम जो मौलिक अधिकारों पर राष्ट्रीय आपातकाल का प्रावधान है उसका उल्लेख कहाँ है? अनुच्छेद 358 और अनुच्छेद 359 में है दोस्तों। अगला प्रश्न आपसे कहता, इसका एक्सप्लेनेशन भी वही है, सेम वही चीज़ कहता है कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 358 आपातकाल के दौरान अनुच्छेद 19 के उपबंधों का निलंबन करता है, और अनुच्छेद 359 क्या करता है? आपातकाल के दौरान भाग 3 द्वारा प्रदत्त अधिकारों के प्रवर्तन का निलंबन करता है, और मौलिक अधिकारों पर राष्ट्रीय आपातकाल के प्रावधान का वर्णन किया गया है। तो अनुच्छेद 358, 359, 358 कहता है कि अनुच्छेद 19 में जितने भी उपबंध है ऑटोमेटिक क्या हो जाएंगे? वो निलंबित हो जाएंगे। अनुच्छेद 359 बाकी अन्य सभी अधिकारों का निलंबन कर देता है सिवाय 20 और 21 के। ध्यान रखिएगा, आपके अनुच्छेद 20 और 21 में जो अधिकार है वह किसी भी स्थिति में निलंबित नहीं किए जा सकते हैं, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 71 है। क्वेश्चन नंबर 71 कहता है कि सती प्रथा को किस वर्ष में अवैध घोषित किया गया था? सती प्रथा को किस वर्ष में अवैध घोषित किया गया था? 1834, 1829, 1729 या 1727? तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा 1829, है ना। 1829 में लॉर्ड विलियम बेंटिक थे उस समय वायसराय, और ये लॉर्ड विलियम बेंटिक ने राजा राम मोहन राय की सहायता से सती प्रथा का अंत कर दिया। ठीक है, अगला प्रश्न है, हाल के आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार 2024-25 तक भारत को $5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर पर कितना खर्च करना होगा? तो दोस्तों यह खर्च करना होगा आपको 1.4
ट्रिलियन। कितना? 1.4 ट्रिलियन डॉलर खर्च करना होगा, तब जा कर के 5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था के बारे में या उसके इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में हम लोग सोच सकते हैं दोस्तों। ठीक है, यानी कि हाल के आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार 2024-25 तक भारत को अगर 5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनना है तो इसकी अवसंरचना पर लगभग 1.4 ट्रिलियन खर्च करना होगा। लेकिन आप सभी लोग जानते हैं कि जो कोविड-19 था उसने इसको रोक दिया था, और ये जो 2024-25 का लक्ष्य था ये काफ़ी पहले ही रखा गया था, और ये करंट का क्वेश्चन था, तो जो करंट के क्वेश्चन है उसको हम लोग नहीं देखेंगे। ठीक है, आगे ध्यान दीजिएगा। अगला प्रश्न क्या कहता है आपसे? अगला प्रश्न कहता है, जब राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की जाती है तो भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद अपने आप निलंबित हो जाता है? तो भैया अपने आप निलंबित होने वाला जो अनुच्छेद है वह अनुच्छेद 19 है। किस स्थिति में? जब राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा होती है, और यही बात तो आपसे कह रहा था अनुच्छेद 358। अनुच्छेद 358 कह रहा था कि भैया अगर राष्ट्रीय आपातकाल घोषणा होती है तो अनुच्छेद 19 ऑटोमेटिक निलंबित हो जाती है, जबकि अनुच्छेद 20 और 21 कभी भी निलंबित नहीं हो सकते। ध्यान रखिएगा, ये जो है कि कभी भी निलंबित नहीं किए जा सकते हैं। और इसके अलावा जितने भी आर्टिकल्स में अधिकार हैं वे सारे के सारे अनुच्छेद 359 के माध्यम से क्या होते हैं? निलंबित हो जाते हैं। जैसे अनुच्छेद 317 अनुच्छेद 17, 14, 15 है ना, 16, उसके बाद 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32 जितने भी अधिकार है वे सारे अधिकार किस अनुच्छेद के तहत निलंबित किए जाते हैं? अनुच्छेद 359 के तहत। और अनुच्छेद 19 के अंतर्गत जो अधिकार है वह अनुच्छेद 358 के माध्यम से निलंबित किए जाते हैं अपने आप। ठीक है, अगला प्रश्न कहता है, निम्नलिखित में से किसके या किसने अनुशंसा किया था कि किसी व्यक्ति के अधिकारों को 2 श्रेणियों में विभाजित किया जाना चाहिए, न्याय और अन्याय, जिसे संविधान मसौदा समिति ने क्या किया? स्वीकार कर लिया था। तो यह किसने प्रस्ताव रखा था? तो भैया यह रखने वाले व्यक्ति BN राव। ठीक है, BN राव कहिए चाहे BN राव कहिए, इनका पूरा नाम है बेनेगल नरसिंह राव। और ये जो बेनेगल नरसिंह राव थे संवैधानिक सलाहकार भी थे हमारे संविधान सभा के। ठीक है, देखिएगा इनके बारे में चर्चा कर लेते हैं। BN राव ने अनुशंसा किया था कि किसी व्यक्ति के अधिकारों को 2 श्रेणियों में विभाजित किया जाना चाहिए, न्याय और अन्याय में, जिसे संविधान सभा की जो मसौदा समिति थी उसने स्वीकार भी किया। BN राव भारतीय संविधान के निर्माण के समय संवैधानिक सलाहकार भी थे, और इन्होंने सच्चिदानंद सिन्हा के साथ मिलकर के भारतीय संविधान का प्रथम प्रारूप भी निर्मित किया था। ठीक है, आई बात समझ में? तो प्रारूप निर्मित करने का काम किसने किया? सच्चिदानंद सिन्हा और BN राव ने। उसको भरने का काम जो प्रारूप समिति बना था उसको डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने किया। क्वेश्चन नंबर 76 कहता है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद प्रत्येक उच्च न्यायालय को अपने संबंधित क्षेत्रीय अधिकार क्षेत्र के भीतर सभी न्यायालयों और न्यायाधिकरणों पर अधीक्षण की सत्ता प्रदान करता है? वह कौन सा आर्टिकल ऐसा प्रदान करता है जी? तो उसका उत्तर हो जाएगा आर्टिकल 227 यानी अनुच्छेद 227। ठीक है, इसके बारे में थोड़ा समझ लेते हैं। कहता है भारतीय संविधान का अनुच्छेद 227 प्रत्येक हाई कोर्ट को अपने संबंधित क्षेत्रीय अधिकार क्षेत्र के भीतर सभी न्यायालयों और न्यायाधिकरणों, जैसे सैन्य न्यायालय हो गया और न्यायाधिकरण को छोड़ करके, ठीक है, सैन्य न्याय जो सेना का न्यायालय होगा इस पर कोई भी अधिकार नहीं रहेगा हाई कोर्ट का। ठीक है, इनके अलावा जितने भी न्यायालय हैं उन सब पर अधीक्षण की सत्ता प्रदान किया गया है हाई कोर्ट को। तो संविधान का अच्छा, बाकी जो संविधान के अंदर आर्टिकल्स है या फिर आपके ऑप्शन में उनके बारे में चर्चा किया, तो उसके बारे में यहाँ पे चर्चा नहीं करेंगे। फिलहाल बात करेंगे अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न कहता है किसी राज्य का महाधिवक्ता किसके प्रसाद पर्यंत अपना पद धारण करता है? तो महाधिवक्ता की जो नियुक्ति होती है भैया वह कौन करता है? तो वह कौन करता? देखिए, महाधिवक्ता और महान्यायवादी 2 चीज़ें होती है। ठीक है, जो महान्यायवादी होता है उसका नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, जबकि महाधिवक्ता की नियुक्ति कौन करता है? तो राज्य का राज्यपाल करता है। ठीक है, महाधिवक्ता राज्य का राज्यपाल करता है और न्यायवादी की नियुक्ति भारत का राष्ट्रपति करता है दोस्तों। ठीक है, आगे बात करेंगे अगले प्रश्न की। ठीक है, अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 78 कहता है कि पहली देसी भारतीय मूक फिल्म राजा हरिश्चंद्र के निर्देशक कौन थे? यहाँ पे 4 ऑप्शन हैं, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। कौन हो जाएंगे जी? वो हो जाएंगे फाल्के साहब। ठीक है, तो दादा साहेब फाल्के, आप जानते हैं इन्हीं के नाम पे दादा साहेब फाल्के पुरस्कार भी दिया जाता है सिनेमा के क्षेत्र में, जो कि सबसे बड़ा पुरस्कार होता है। तो पहली जो देसी भारतीय मूक फिल्म थी, एकदम मूक फिल्म, उसमें बोला नहीं गया, तो वो राजा हरिश्चंद्र के मतलब राजा हरिश्चंद्र था, और इसका जो निर्देशन किए थे वो दादा साहब फाल्के ने किया था, और ये फिल्म 1913 में बनाई गई थी सबसे पहली बार। तो दादा साहब फाल्के को भारतीय सिनेमा का पिता भी कहा जाता है, और भारत सरकार ने वर्ष 1969 से उनके सम्मान में दादा साहब फाल्के पुरस्कार की भी शुरुआत
किया, जो भारतीय सिनेमा का सर्वोच्च एवं प्रतिष्ठित पुरस्कार माना जाता है। और ये सबको नहीं दिया जाता भाई, ये उन्हीं को दिया जाता है जो फिल्म क्षेत्र में, सिनेमा क्षेत्र में बहुत अच्छा योगदान देते हैं। 79 क्वेश्चन कहता है, खाली स्थान दिया है कि किस अनुच्छेद के तहत भारत का संविधान राज्य की नीति को यह सुनिश्चित करने का निर्देश देता है कि बालकों और अल्पवय को शोषण से और नैतिक तथा आर्थिक प्रक्रिया के खिलाफ संरक्षित किया जाए। तो 39 का ए कहता है, 39 का सी कहता है, फिर 39 का कैपिटल या फिर 39 का एफ कहता है। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका 39 का एफ, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, तो 39 नंबर या 39 का एफ क्या कहता है, तो इसके तहत भारत का संविधान राज्य को यह सुनिश्चित करने का आदेश या निर्देश देता है कि बालकों और अल्पवय को शोषण से और नैतिक तथा आर्थिक परित्याग के खिलाफ संरक्षित किया जाए। आई बात समझ में। अनुच्छेद 39 ए यह प्रदान करता है कि पुरुष और स्त्री जो भी लोग हैं अगर समान कार्य कर रहे हैं तो उनको जो है कि आजीविका के पर्याप्त साधन उपलब्ध करवाएगा राज्य। सी कहता है कि आर्थिक व्यवस्था इस प्रकार चले जिससे धन और उत्पादन साधनों का सर्वसाधारण और अहितकारी संकेंद्रण ना हो, यानी कि जो धन है उसका एक जगह पे जमावड़ा ना होने पाए। और अनुच्छेद 39 का ए जो था इसमें न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता का उल्लेख किया गया। इसको जो कि 42वां संविधान संशोधन 1976 के माध्यम से जोड़ा गया था दोस्तों। ठीक है, और अंतिम प्रश्न है, जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से कौन से जिले में साक्षरता दर सबसे अधिक है। तो दोस्तों इसका उत्तर हो जाएगा जीबी नगर। जीबी का मतलब होता है गौतम बुद्ध नगर जी। ठीक है, इसको जीबी रोड में समझ लीजिएगा, जीबी नगर यानी गौतम बुद्ध नगर होता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिएगा जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश में गौतम बुद्ध नगर में जो साक्षरता दर है वह 80.112% है। और उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक पुरुष साक्षरता वाला जिला पूछे तो वह भी गौतम बुद्ध नगर है। और महिला साक्षरता वाला जिला कानपुर नगर है, जहाँ पे 75.05% महिलाएं क्या हैं, पढ़ी लिखी हैं दोस्तों। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है, आपका यह सेशन समाप्त होता है। आई होप आपको जो है कि बहुत ही अच्छे से यह सेशन समझ में आया होगा और आप इस सेशन को एंजॉय किए होंगे और आपको ये भी समझ में आया होगा कि हमको किस प्रकार से अध्ययन करना है। आपको PYQ यही चीज़ें तो सिखाता है। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। मिलता है आपसे कल की क्लास में। कल की क्लास में मैं आपके सामने आकर के अच्छे सारी चीज़ों को एक्सप्लेन करूँगा। तब तक के लिए आप सभी दोस्तों को बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही जुड़ते रहिए, पढ़ते रहिए, हंसते रहिए, खेलते रहिए, मुस्कुराते रहिए और अपने सपनों का पीछा करते रहिए। जय हिंद, जय भारत।